हेलो फ्रेंड्स, आज इक्वास के बारे में डिस्कशन करेंगे। इक्वास क्या होता है, इक्वास कैसे करते हैं, वो करने का तरीका क्या है, कब करते हैं और कौन करता है, उसके डिटेल्स हम डिस्कशन करेंगे। तो इक्वास जो होता है, इक्वास का अब्रिविएशन होता है एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट स्कीम। मतलब वो एक प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर टोटल प्रोसीजर को हम एक स्कीम कहते हैं, स्कीम में लेते हैं तो एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट स्कीम कहते हैं। एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट स्कीम क्या होता है ना, आप जनरली ऐसे समझ जाइए कि हम जब काम करते हैं, कुछ भी काम जब करते हैं, हम लोग जो टेस्ट करते हैं, लैबोरेटरी का बात यहाँ पे कर रहा हूँ, हम लोग जो टेस्ट करते हैं, हम खुद को सब हमेशा सोचते हैं कि हम लोग सही है, हम लोग जो टेस्ट किए हैं वो अच्छा है। लेकिन एक्चुअली वो चीज कब अच्छा होगा, जब एक एक्सटर्नल एजेंसी और थर्ड पार्टी कोई आपको देखेगा, आपको सर्टिफाई करेगा नहीं वो टेस्ट ठीक है, तो वो टेस्ट 100% सही होता है, तो उसको कहते हैं असेसमेंट और एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट स्कीम इक्वास। तो वो जो इक्वास होता है तो कैसे होता है ना, एक लैबोरेटरी को एक बाहर वाला कुछ लैबोरेटरी असेसमेंट करता है, रीटेस्टिंग करता है और चेक करता है, तो उसको कहते हैं इक्वास। तो बाहर वाला लैबोरेटरी कौन करेगा, कोई भी नहीं हो सकता है। बाहर वाला लैबोरेटरी चूज करने के लिए हमको एक गाइडलाइन फॉलो करना पड़ता है। वो गाइडलाइन फॉलो करके हम लोग चूज करते हैं कौन किसका असेसमेंट करेगा, उसका हिसाब से हम असेसमेंट करते हैं। मतलब जो हम लोगों का एक सिस्टम होता है, गवर्नमेंट का सिस्टम हो गया, पब्लिक सिस्टम, प्राइवेट सिस्टम, कुछ भी सिस्टम हो गया, वो सिस्टम में पहले एक गाइडलाइन बनाना पड़ेगा। तो कौन किसको असेसमेंट करेगा उसका हिसाब से एक गाइडलाइन बनाना पड़ेगा। गाइडलाइन कैसे बनाएंगे, वो जो गाइडलाइन होता है, एल्गोरिथम जो होता है टेस्टिंग का, इक्वास का, वो पिरामिड स्ट्रक्चर का होता है। पिरामिड मतलब सबसे ऊपर रहता है अपेक्स लैब और सबको कंट्रोल करता है, उसका नीचे और कुछ नेशनल लैब रहता है, नेशनल लैब का नीचे कुछ स्टेट लैबोरेटरी रहता है, स्टेट लैबोरेटरी का नीचे कुछ डिस्ट्रिक्ट लैबोरेटरी रहता है, डिस्ट्रिक्ट लैबोरेटरी का नीचे और कुछ छोटा बड़ा लैबोरेटरी रहता है। उस टाइप का रहता है वो जो छोटा बड़ा लैबोरेटरी बहुत सारा रहता है, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट लैबोरेटरी रहता है, थोड़ा सा कम रहता है, उसके ऊपर स्टेट लैबोरेटरी, टेस्ट लैबोरेटरी के ऊपर नेशनल, नेशनल के ऊपर अपेक्स लैबोरेटरी। उस टाइप का होता है, वो पिरामिड स्ट्रक्चर का होता है। वो कैसे होता है ना, जो छोटा लैबोरेटरी रहता है उसको असेसमेंट किया जाता है भाई आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट लैबोरेटरी। डिस्ट्रिक्ट लैबोरेटरी को असेसमेंट करेगा आपको स्टेट लैबोरेटरी, स्टेट लैबोरेटरी का असेसमेंट करेगा आपको नेशनल लैबोरेटरी, नेशनल लैबोरेटरी का सबसे ऊपर रह गया आपका अपेक्स लैबोरेटरी आपको असेसमेंट करेगा। तो असेसमेंट जो करेगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूँ एचआईवी का। एचआईवी का केस में क्या आता है, जो नाको का जो सिस्टम है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, उनका हिसाब से उनका जो अपेक्स लैब है वो नारी एनआईवी पुणे में जो है वो अपेक्स लैब है। वो अपेक्स लैब के नीचे बहुत सारा एनआरएल है, नेशनल रेफरेंस लैबोरेटरी, और ये कितना कलकत्ता में है, हैदराबाद में है, ऐसे बहुत सारा स्टेट में है, उसको कहते हैं नेशनल रेफरेंस लैबोरेटरी। जो नारी का अंडर में वो नेशनल रेफरेंस लैबोरेटरी काम करते हैं, नेशनल रेफरेंस लैबोरेटरी का अंदर में और कुछ स्टेट काम करते हैं, 8-10 स्टेट एक एक नेशनल रेफरेंस लैबोरेटरी का अंदर काम करते हैं, जिसको कहते हैं स्टेट रेफरेंस लैबोरेटरी, SRL, स्टेट रेफरेंस लैबोरेटरी। और स्टेट लैबोरेटरी का नीचे में क्या होता है ना, कुछ फैसिलिटी लेवल लैबोरेटरी, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में हो गया, सब डिविजनल हॉस्पिटल में हो गया, और आपका छोटा छोटा जो CHC PHC हॉस्पिटल में हो गया, वो सब लैबोरेटरी किसका अंडर में रहते हैं ना, स्टेट रेफरेंस लैबोरेटरी का अंडर में रहते हैं। मतलब वो जो फैसिलिटी लेवल में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल हो गया, आपका डिस्ट्रिक्ट सब डिविजनल हॉस्पिटल हो गया, PHC CHC हो गया, उसमें जो टेस्टिंग लैबोरेटरी होता है, जिसको आप लोग कहते हैं ICTC, इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर, जो होता है HIV का बात कर रहा हूँ, इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर जो होता है, उसको असेसमेंट करता है कौन ना, स्टेट रेफरेंस लैबोरेटरी। और स्टेट रेफरेंस लैबोरेटरी स्टेट में 1-2 ऐसे रहता है, कोई भी मेडिकल कॉलेज में होता है, नहीं तो दूसरा कोई जगह में भी हो सकता है। वो स्टेट रेफरेंस लैबोरेटरी कौन असेसमेंट करेगा, नेशनल रेफरेंस लैबोरेटरी असेसमेंट करेगा। जैसे कि एक नाइसेड हो गया, नेशनल कॉलेरा इंस्टीट्यूट, उसका अंदर में कुछ स्टेट रेफरेंस लैबोरेटरी रहता है, वो उनको असेसमेंट करता है। और सबसे ऊपर हो गया आपका अपेक्स लैब जो NIV पुणे में। तो उस टाइप का पिरामिड स्ट्रक्चर होता है। आप लोग भी ऐसे, आप लोगों का जो इक्वास करेंगे, आप लोगों का लैबोरेटरी में आप जो लैब में काम करेंगे उसका जो इक्वास करेंगे, उसी हिसाब से आपको एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि आप किसको असेसमेंट करेंगे, आपको कौन असेसमेंट करेगा, उसी हिसाब से गाइडलाइन बनाना पड़ेगा। ये हो गया इक्वास का स्ट्रक्चर, कौन किसको करेगा। उसके बाद कब करेंगे, कब करेंगे मतलब ये जो असेसमेंट है, इक्वास है, वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है।
वो कभी बंद नहीं, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो कभी बंद नहीं होता। जब तक आप लोगों का लैब चल रहा है, लैबोरेटरी जब तक कंटिन्यू कर रहा है तब तक वो प्रोसेस कंटिन्यू करेगा, नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो आप लोगों को ऐसे करना है, एक गाइडलाइन फॉलो करना है, गाइडलाइन प्रिपेयर करना है। क्या करेंगे, महीना में 1 बार करेंगे, महीना में 5 बार करेंगे, साल में 1 बार करेंगे, जितना बार करेंगे उसी हिसाब से गाइडलाइन एक बना लीजिए। जैसे कि HIV का मैं एग्जाम्पल दे रहा था, HIV का क्या होता है इक्वास, HIV का इक्वास एनुअली 4 बार होता है, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर 4 बार HIV का इक्वास होता है। वो तो आप लोगों को भी ऐसे आप लोगों का एक गाइडलाइन बनाना पड़ेगा। तो आप लोग बना लीजिए इक्वास के लिए, हम साल में कितना बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 5 बार करेंगे, 1 बार करेंगे, जैसे करेंगे उसी हिसाब से एक गाइडलाइन बना लीजिए इक्वास करने के लिए। तो इक्वास करने के लिए एक गाइडलाइन बना लीजिए। उसके बाद इक्वास कैसे करते हैं, इक्वास का प्रोसीजर क्या होता है। इक्वास का प्रोसीजर 3 प्रोसीजर है, 3 प्रोसीजर फॉलो करके हम लोग इक्वास करते हैं। नंबर 1 हो गया आप लोगों का रीटेस्टिंग, सेकेंड में हो गया आपका पैनल टेस्टिंग, थर्ड में हो गया आपका ऑन साइट इवैल्यूएशन। कोई भी इक्वास करने के लिए आपको रीटेस्टिंग, पैनल टेस्टिंग, ऑन साइट इवैल्यूएशन वो चीज फॉलो करना पड़ेगा। कोई एक भी फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो तीनों भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा है तीनों से तीनों फॉलो करना चाहिए, 3 प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। तो मैं एक के बाद एक डिटेल आप लोगों को बताऊंगा, कैसे रीटेस्टिंग होता है, कैसे पैनल टेस्टिंग होता है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, कैसे ऑन साइट इवैल्यूएशन होता है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या बेनिफिट्स है, उससे डिटेल्स बताएंगे। तो जो रीटेस्टिंग होता है, रीटेस्टिंग मतलब आप इजीली समझ गए होंगे, रीटेस्टिंग मतलब दोबारा टेस्ट करना पड़ेगा। रीटेस्टिंग तो क्या होता है ना, रीटेस्टिंग जो मैंने बता रहा था, आप HIV का जैसे एग्जांपल दे रहा था, HIV जो 4 क्वार्टर होता है, वो क्वार्टर का फर्स्ट 7 डेज में जितना वो लोग टेस्ट करते हैं वो सैंपल को भेजते हैं कहा ना, उनका जो सुपीरियर लैब होता है जो असेसमेंट करता है उनका पास भेज देते हैं, उसके साथ डिटेल रिपोर्ट भी भेज देते हैं। रिपोर्ट को और रीटेस्टिंग करते हैं, सैंपल को दोबारा वो लोग टेस्ट करते हैं, टेस्ट करके देखते हैं कि कितना सैंपल का रिपोर्ट ठीक आया, वो हो गया रीटेस्टिंग। तो डिटेल प्रोसेस क्या होता है ना, आपको ऐसे एक गाइडलाइन बनाना है, तो ये मंथ में भेजना है, कितना बार भेजना है, ये रेडी करना है उसके बारे में। उसके बाद आपको बोलना है क्या आप प्रोफिशिएंसी टेस्ट करेंगे, कौन सा टेस्ट का प्रोफिशिएंसी देखेंगे, वो भी फिक्स करना है। मतलब आज आप मलेरिया का देखेंगे, डेंगू का देखेंगे, HIV का देखेंगे, TB का देखेंगे, और जो हीमोग्लोबिन देखेंगे, और ऐसे स्लाइड देखेंगे, पेरिफेरल स्लाइड देखेंगे, उस टाइप का जो देखेंगे वो फिक्स करना है, उसको प्रिपेयर करना है। कैसे प्रिपेयर करेंगे, उसको गाइडलाइन बना लीजिए। मुझे मलेरिया देखना है, तो मलेरिया देखना है मतलब आप लोग जो जनवरी का जितना टेस्ट किए हैं वो सारा मेरे को भेज दीजिए, और उसका 5 भेज दीजिए और 10 भेज दीजिए, ऐसे आप एक गाइडलाइन बना लीजिए। HIV में क्या होता है ना, HIV में हम लोगों का जैसे 2 सैंपल होता है, एक पॉजिटिव सैंपल, एक नेगेटिव सैंपल। तो पॉजिटिव का वो लोग क्या करते हैं ना, 20% पॉजिटिव और ऑल पॉजिटिव, मतलब वो जो क्वार्टरली जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर होता है, वो महीना का फर्स्ट 7 डेज में वो जो फैसिलिटी लेवल का जो ICTC टेस्टिंग सेंटर होता है, इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर होता है, वहां पे जितना HIV वो लोग टेस्ट करते हैं, सारा सैंपल का 20% पॉजिटिव सैंपल वो लोग मंगा लेते हैं। जितना सैंपल टेस्ट करते हैं उनका 20% पॉजिटिव सैंपल मंगा लेते हैं, नहीं तो सैंपल का अमाउंट थोड़ा कम हो गया तो सारा पॉजिटिव सैंपल मंगा लेते हैं, 20% और ऑल पॉजिटिव सैंपल मंगा लेते हैं, वो महीना का मंगा के वो रीटेस्टिंग करते हैं। उसके साथ नेगेटिव सैंपल का क्या करते हैं ना, 5% नेगेटिव सैंपल मंगा लेते हैं, जितना 2 सैंपल है उनका 5% मंगा लेते हैं। तो कैसे मंगाएंगे, कौन सा सैंपल मंगाएंगे, उसी हिसाब से भी एक गाइडलाइन बनाना पड़ता है। कैसे, जैसे कि आप एक नंबर चूज कर दीजिए, इवन नंबर, ऑड नंबर, और 5 वाला नंबर, मतलब 1 नंबर सैंपल भेजेंगे, उसके साथ 3 नंबर भेजेंगे, उसके साथ 5 नंबर, उस टाइप का एक गाइडलाइन बना लीजिए। ऑड नंबर नहीं तो कर दीजिए, नहीं तो इवन नंबर कर दीजिए, मतलब आपको 2 नंबर सैंपल भेजना है, 4 नंबर सैंपल भेजना है, 6 नंबर सैंपल भेजना है, 8 नंबर सैंपल भेजना है, उसी हिसाब से गाइडलाइन बना लीजिए। 20% का, 5% का, उसी हिसाब से गाइडलाइन बना लीजिए। हम जनरली क्या करते हैं ना, 5 नंबर मंगा लेते हैं, 10 नंबर मंगा लेते हैं, 15 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर, 30 नंबर, उस टाइप का मंगा लेते हैं। उस टाइप का मंगाने के बाद पकड़ लीजिए आपका पास 32 सैंपल है, 32 सैंपल है, तो आप उसी हिसाब से मंगाएंगे। 5 नंबर मंगाएंगे, 10 नंबर मंगाएंगे, 15, 20, 25, 30, उसके बाद 2 सैंपल बच गया। जब 2 सैंपल बच गया, उसका लास्ट नंबर ले लीजिए, 32 वाला सैंपल ले लीजिए। उसी हिसाब से हम लोग को मंगाना पड़ेगा सैंपल को।
तो पॉजिटिव सैंपल, ऑल पॉजिटिव सैंपल और 20% पॉजिटिव सैंपल, जितना आप लोग पॉजिटिव टेस्ट किए हैं उसका 20% पॉजिटिव और ऑल पॉजिटिव HIV का केस में। और नेगेटिव केस में क्या होता है ना, 5% का नेगेटिव सैंपल मंगा लेते हैं रीटेस्टिंग के लिए। तो जब वो लोग सैंपल जो भेजते हैं तो क्या करते हैं ना, सैंपल का डिटेल्स, आइडेंटिफिकेशन नंबर, सैंपल नंबर, पेशेंट नेम, एज, सेक्स, उसको डिटेल, जो उसको लाइन लिस्टिंग कहते हैं, उसको डिटेल्स आप लोग भेजेंगे। सैंपल ट्रांजैक्शन शीट जिसका कहते हैं, सैंपल ट्रांजैक्शन शीट मतलब सैंपल का डिटेल, सीरियल नंबर, सैंपल का 1 नंबर, सैंपल में ये है, ये आदमी है, उसका एज इतना है, ये है। उसके साथ और क्या है, टेस्ट रिपोर्ट क्या है, टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव है और नेगेटिव है, वो भेजना है। आप लोग जो टेस्ट करेंगे, टेस्ट में जो आएगा, नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव लिखेंगे, पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव लिखेंगे। उसके साथ और क्या भेजेंगे ना, उसके साथ आपको जो टेस्ट कर रहे हैं उसका प्रिंसिपल लिखना पड़ेगा, जो किट यूज कर रहे हैं उसका लॉट नंबर, उसका एक्सपायरी डेट, उसका कंपनी नेम, वो सब आपको लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, जो किट आप यूज करके टेस्ट किए हैं वो किट का डिटेल्स लिखेंगे, उसका लॉट नंबर लिखेंगे, नेम ऑफ द किट, कंपनी ऑफ द किट, लॉट नंबर, एक्सपायरी डेट, वो सब लिखेंगे। जो प्रिंसिपल फॉलो किए हैं, प्रिंसिपल फॉलो मतलब क्या, क्रोमेटोग्राफी प्रिंसिपल होता है, फ्लो साइटोमीटर प्रिंसिपल होता है, ट्राइडॉट प्रिंसिपल होता है, उस टाइप का जो प्रिंसिपल आप लोग फॉलो कर रहे हैं वो प्रिंसिपल को भी यहाँ पे लिखिए। वो किट में लिखा रहता है कौन सा प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल वहां पे मेंशन कर दीजिए। तो जब सैंपल भेजेंगे उसका साथ सैंपल ट्रांजैक्शन शीट, सैंपल ट्रांजैक्शन शीट में क्या क्या रहेगा, मेन थिंग रहेगा सैंपल का आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसके साथ उसका टेस्ट रिपोर्ट, उसके साथ कौन सा टेस्ट किट आप यूज किए हैं, कौन सा प्रोसीजर यूज किए हैं, कौन सा प्रिंसिपल यूज किया है, वो उसके बारे में डिटेल रहेगा। क्यों, क्योंकि जब एक रीटेस्टिंग किया जाता है, जो सुपीरियर लैब आपका रीटेस्टिंग करेगा तो सेम प्रिंसिपल फॉलो करेगा। मतलब आप रैपिड टेस्ट में किट किए, रैपिड किट में टेस्ट किए हैं तो वो भी रैपिड टेस्ट में ही करेगा, सेम प्रिंसिपल फॉलो करके। ऐसे नहीं कि आप रैपिड में किए हैं वो एलिसा में करेंगे, ऐसे नहीं होता है। रीटेस्टिंग सेम प्रिंसिपल, सेम मेथड, सेम किट यूज किया जाता है रीटेस्टिंग में। तो उस टाइप का आप भेज दीजिए सुपीरियर लैब को, सुपीरियर लैब उसको रीटेस्टिंग करेगा, सेम प्रिंसिपल फॉलो करके रीटेस्टिंग करेगा। वो हो गया आपका रीटेस्टिंग। तो रीटेस्टिंग के लिए आप उसी हिसाब से गाइडलाइन बना लीजिए, फॉर्म बना लीजिए, उनको दे दीजिए, उसी हिसाब से फॉर्म में फिलअप करके सैंपल भेज देंगे। लॉट नंबर, एक्सपायरी डेट, सैंपल डिटेल्स, उसके साथ आपका कंपनी नेम डिटेल्स आपको भेज देंगे। हो गया रीटेस्टिंग। तो रीटेस्टिंग में कुछ प्रॉब्लम रह जाता है, मतलब क्या होता है ना, जो 5 नंबर सैंपल भेजते हैं प्रोफिशिएंसी के लिए, तो वो लोग जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट करने से पहले जो सैंपल 5 नंबर सैंपल का नेगेटिव रिपोर्ट दे दिए हैं, मतलब पेशेंट को नेगेटिव रिपोर्ट दिए हैं, उनको पता है नेगेटिव रिपोर्ट दिए हैं तो वो नेगेटिव रिपोर्ट ही देंगे ना सुपीरियर लैब को टेस्ट करने के, रीटेस्टिंग करने के लिए। लेकिन उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, बाई चांस गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए बीच बीच में थोड़ा सा वो लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं, मतलब उनको जो कन्फर्मली पॉजिटिव पता होता है वो सैंपल को वही जगह में भेज देते हैं। उस टाइप का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए सेकेंड हम लोग क्या फॉलो करते हैं ना, पैनल टेस्टिंग, और एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं पैनल टेस्टिंग। पैनल टेस्टिंग में क्या होता है ना, सुपीरियर लैब क्या करेगा, वो फैसिलिटी लैबोरेटरी को जो टेस्ट कर रहा है उसको कुछ ब्लाइंडेड सैंपल देगा, कुछ 8-10 ऐसे सैंपल भेज देगा। 8-10 सैंपल भेजने के बाद वो सैंपल का रिपोर्ट नहीं भेजेगा, वो सैंपल को उनको पता है, वो सैंपल को कौन सा सैंपल का टेस्ट रिपोर्ट किया था उसको पता है, वो सैंपल ब्लाइंडेड सैंपल को भेज देगा। भेजने के बाद वो लोग टेस्ट करेंगे, अपना हिसाब से टेस्ट करके वो रिपोर्ट फिर से रीसेंडिंग करेंगे, रिपोर्ट को सुपीरियर लैब को रीसेंडिंग करेंगे। सुपीरियर लैब देखेगा मैंने तो 5-2 भेजा था सैंपल, 5-2 से 3-2 नेगेटिव था, 2-2 पॉजिटिव था, ठीक है कि नहीं, नंबर 1 वाला पॉजिटिव था, ये नंबर 2 वाला पॉजिटिव दे दिया, प्रॉब्लम हो गया, उस टाइप का इवैल्यूएशन करेगा। वो हो गया पैनल टेस्टिंग। उसी हिसाब से जनरली HIV का केस में 2 बार पैनल टेस्टिंग होता है सालों में, लेकिन आप जो पैनल टेस्टिंग करेंगे आपका हिसाब से करेंगे, सालों में कितना बार करेंगे वो आप तैयार कीजिए, कितना बार करेंगे उसके लिए गाइडलाइन फॉलो कीजिए, गाइडलाइन बना लीजिए। वो हो गया पैनल टेस्टिंग। और एक हो गया आपका क्या ना, थर्ड हो गया आपका ऑन साइट इवैल्यूएशन। ऑन साइट इवैल्यूएशन मींस
डायरेक्ट जाओ टेस्टिंग सेंटर को, वहां पे खड़ा रह के डिटेल ऑब्जर्वेशन करो, देखो उसका बायोहाजार्ड ठीक है कि नहीं, प्रोसीजर फॉलो कर रहा है कि नहीं, ठीक से एप्रॉन पहना कि नहीं, ठीक से टेस्ट डाल रहा है कि नहीं, रिएजेंट ठीक से डाल रहा है कि नहीं, सारा चीज आप देख सकते हैं। उसको कहते हैं ऑन साइट इवैल्यूएशन। उसको कोई मतलब प्रोसीजर नहीं कि आपको क्या देखना है, सारा चीज देखना है, जो आपको मन में आ जाएगा वो चीज देखना है। और एक क्या कर सकेंगे, एक सैंपल पिकअप करो, एक सैंपल उठा के उनको बोलो ये सैंपल टेस्ट करके मेरे को दो। वो आपके पास में टेस्ट करेगा, आपके सामने में टेस्ट करेगा। टेस्ट करने के बाद वो रिपोर्ट आपको देखना है, वो ठीक कर रहा है कि नहीं, प्रोसीजर फॉलो कर रहा है कि नहीं, वो सारा चीज देखना है। उसी हिसाब से 3 प्रोसेस हो गया, रीटेस्टिंग, पैनल टेस्टिंग, ऑन साइट इवैल्यूएशन। उसमें आपको देखना है प्रोफिशिएंसी, मतलब आपको काउंट करना है कितना % और ठीक कर रहा है, कितना % गलत कर रहा है, वो चीज को देखना है। सुपीरियर लैब को क्या करना है, प्रोफिशिएंसी कितना % आया। तो यहाँ पे मैं बता दूं, प्रोफिशिएंसी हमेशा 100% होना चाहिए, क्योंकि एक रिपोर्ट भी गलत चला गया मतलब वो गलत होता है, इसलिए 100% प्रोफिशिएंसी हमेशा रहना चाहिए। इक्वास का प्रोफिशिएंसी आपको 100% मेंटेन करना चाहिए। तो इक्वास क्यों करते हैं, इक्वास क्यों किया जाता है, इक्वास यहाँ पे तो आपको पता चल गया हो गया। इक्वास एक प्रोफिशिएंसी देखने के लिए किया जाता है, और ठीक कर रहा है कि गलत कर रहा है उसके लिए किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट हो गया, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है आपको, एक क्वालिटी मेंटेन करना है। मतलब जो प्रोडक्ट अब निकल रहा है, मतलब लैबोरेटरी का जो प्रोडक्ट है, टेस्ट रिपोर्ट, वो प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा रहना चाहिए, रिपोर्ट ठीक सही रहना चाहिए। क्वालिटी कैसे अच्छा रहेगा, वो टाइमली रिपोर्ट दे रहा है कि नहीं, वो टेस्ट रिपोर्ट सही है कि नहीं, ठीक से टेस्ट किया है कि नहीं, टेस्ट रिपोर्ट का हमेशा सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। आप लोग एक टेस्ट कर दिए, दूसरा लैब में कुछ गलत आ गया, वो चीज नहीं होना चाहिए। क्वालिटी मेंटेन होना चाहिए, वो हो रहा है। एक क्वालिटी मेंटेन करेगा एक लैबोरेटरी का, जब हम इक्वास फॉलो करेंगे। और क्या होगा, सबसे और एक अच्छा पॉइंट है क्या ना, कुछ गलत हो गया, कुछ लैबोरेटरी का कुछ प्रॉब्लम आ गया, कुछ गड़बड़ हो गया, तो उसको आप क्या करेंगे ना, रूट कोज एनालिसिस करेंगे। कौन सा पॉइंट में प्रॉब्लम हुआ, क्यों वो प्रॉब्लम हो रहा है, वो चीज को निकालना है, रूट कोज एनालिसिस करना है। रूट कोज एनालिसिस करने के बाद आपको नेक्स्ट प्रोसीजर क्या करना है, कापा, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन, उसको रेक्टिफाई करना है। रेक्टिफाई करके आपको ऐसे एक्शन लेना है जैसे कि सेकेंड टाइम और ऐसे आपका प्रॉब्लम जैसे नहीं होगा, उस हिसाब से आपको एक्शन लेना है। तो आपको क्या करना है, जोन सा लेवल में, जोन सा पॉइंट में, जो पॉइंट में आपका प्रॉब्लम हो रहा है, वो पॉइंट को आपको देखना है, उसको फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करने के बाद आपको पता चल गया कि एलटी का टेस्टिंग प्रोसेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसको ट्रेनिंग दो। तो वो जो मैंने बता रहा था, जो इक्वास एक नेवर एंडिंग प्रोसेस, उसको बार बार आप ट्रेनिंग दीजिए। इक्वास का ट्रेनिंग हमेशा देना चाहिए। ट्रेनिंग मतलब रिफ्रेशर ट्रेनिंग, इंडक्शन ट्रेनिंग हमेशा देना चाहिए। तो उसी हिसाब से आपका जो टेक्निकल पर्सन होंगे उनको ट्रेनिंग दीजिए इक्वास के बारे में, और लैबोरेटरी का क्वालिटी मेंटेन कीजिए। तो इक्वास क्या करता है, लैबोरेटरी का क्वालिटी मेंटेन करता है, लैबोरेटरी का प्रोफिशिएंसी मेंटेन करता है, और कभी ऐसे उस टाइप का प्रॉब्लम जैसे नहीं होगा उसी हिसाब से खुद को प्रिपेयर रखता है। वो हो गया इक्वास। तो आज का टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा मेरे को कमेंट करके जरूर बताएगा। आप लोग जानते हैं मैंने हमेशा एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन फॉलो करता हूँ, जैसे कि NABL, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ कैलिब्रेशन एंड टेस्टिंग लैबोरेटरी, उसका गाइडलाइन मैंने फॉलो करता हूं। तो आगे भी मैं उस टाइप का बहुत सारा अच्छा वीडियो आप लोगों को देते रहूंगा। तो अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरा साथ जुड़े रहिए।